हेलो एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी सतना। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की समरी देख रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर 1 पहले से पढ़ लिया है, अब चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड पढ़ना है। तो पिछली जो हमारी क्लास रुकी थी वो बदलती जलवायु यानी चेंजिंग एनवायरनमेंट पर रुकी थी। तो लगभग 12,000 साल पहले जब मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक समय की शुरुआत हुई थी, तो दुनिया की जलवायु में काफ़ी बड़े बदलाव आए थे। गर्मी बढ़ने लगी थी और उसके रिजल्ट से कई क्षेत्रों में घास वाले बड़े मैदान बन गए थे, जिससे हिरण हो गया, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। तो अब तक जो आदि मानव इन जानवरों का शिकार करता था, अब इन जानवरों की इतनी अधिक तादाद होने पर वो अब उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनको पालता हूँ, इनको पालतू बनाता हूँ। तो यहाँ से आदि मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत हुई। उसने इन जानवरों को पकड़ा, इनकी आदतों को समझा और फिर इनको पालतू बनाया। इसी समय जब ये जो पालतू जीव थे, जो कि अमूमन दूध देने वाले जीवों को ही आदि मानव ने पालतू बनाया। इसके बाद जब वो आदि मानव कुछ जानवरों को लेकर एक जगह रहने लगा, क्योंकि अब उसको खाने की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जंगल से भी उसको काफ़ी मात्रा में अच्छे फल मिल रहे थे, जानवर उसके पास थे जो कि उसको दूध दे रहे थे। तो उसकी जो फूड सिक्योरिटी थी वो काफ़ी बढ़िया हो गई। अब जब वो एक जगह ठहर के रहने लगा तो उसने खेती की शुरुआत की। उसके पास औजार थे ही। हमने पिछली क्लास में देखा था कि आदि मानव ने पत्थरों से कुछ औजार बनाए थे, जिससे वो ज़मीन में गड्ढा करता था, ज़मीन खोदता था। तो उसने अलग अलग इलाकों में जैसे कई दुनिया के अलग अलग कोने पे आदि मानव ने गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज को उगाना शुरू किया। तो कुछ इनमें से जैसे गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज थे, वो तो प्राकृतिक रूप से पहली बार उग के उसको मिले। तो उसने उसको समझा और उसके बाद जो महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, इन्होंने ये जो प्राकृतिक रूप से उगे हुए अनाज थे, इनके जब अनाज गिरे आते थे तो उनको बटोरना शुरू किया। मतलब अभी ये इन्होंने फूड गैदरर्स बन रहे हैं। और धीमे धीमे जब वो इस तरह के परिवेश में रहने लगे तो उन्होंने ये सीखा कि किस तरह ये जो पौधा है, ये जिससे अनाज इनको मिल रहा है, जो ये खा रहे हैं, वो किस तरह उगता है, कहाँ उगता है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में उगता है। तो समय के साथ अनुभव उन्होंने लिया और इस तरह वे पशुपालक तो पहले बन ही गए थे, अब वो कृषक बन गए। आसपास चारे की कोई कमी थी नहीं, उनके जो पशु थे उनके लिए पर्याप्त चारा था, वो उनको पर्याप्त दूध दे रहे थे। और इस तरह एक जंगली मानव जो कि पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में अलग अलग जगह भटकता था, अपना माइग्रेशन करता था, वो एक जगह उसने बसना सीख लिया, उसने अपनी बस्ती बनाई और वो पशुपालक भी बन गया, कृषक भी बन गया। और इसमें एक तरीका बताया गया किस तरह वो जानवरों को अपने पास अट्रैक्ट करते थे। तो वो जंगली जानवर जो थे, जिनमें जो दूध देते थे, मतलब जिसे मिल्च कहते हैं, उनके लिए उन्होंने अपने घर के आसपास खाना रख छोड़ा और खाने की तरफ आकर्षित होकर जो जानवर थे वो उनके घर के पास आ जाया करते थे और धीमे धीमे फिर वो उनके पालतू बन गए। ऐसा आप लोग आज भी करते हैं। अगर हमें कोई आसपास कोई कुत्ता दिख जाता है और अगर हमें वो पसंद आता है तो हम उसके लिए खाना रख छोड़ते हैं और धीमे धीमे फिर वो हमसे प्रेम करता है, हमारे करीब आता है और पालतू बन जाता है। तो अगर आपसे सवाल आता है कि किस तरह लोगों ने, आदि मानव ने बसने की प्रक्रिया की या किस तरह वो बसा, तो उसमें आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है कि पशुपालक और कृषक को अगर आप कंबाइन करेंगे, कैसे वो जानवरों को पालतू बनाया और कैसे उसने खेती किसानी शुरू की। तो ये दो जो रीज़न्स हैं, ये आपके इस जवाब को काफ़ी मजबूत कर देंगे कि इन्हीं दो कारणों की वजह से इंसान ने एक जगह बसने की शुरुआत की। फिर जहाँ वो बसा वहाँ उसकी बस्ती बनी, फिर वो शहर बने, कस्बे बने। अब यहाँ पे जो अगला जो आपके पास हेडिंग है कि क्या तुम बता सकते हो सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। क्योंकि जो कुत्ता जानवर होता है वो काफ़ी नरम दिल होता है, सॉफ्ट होता है और उसको हम पालतू बनाना उसके लिए काफ़ी आसान है। एक छोटा बच्चा, 5 साल 4 साल का बच्चा भी छोटी सी बिस्किट या रोटी देकर कुत्ते को अपने पास बुला लेता है। तो ये तो हम आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पालतू और सब मोस्ट डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल है वो डॉग ही है।
तो यहाँ फिर अलग अलग बातें दी हैं कि कैसे वो जो व्यक्ति है आदि मानव, उसने किस तरह अपने खाने का चयन किया, किस तरह के भोजन को वो लेता था, किस तरह के जो कंदमूल हैं उनको वो चुनता था। तो ये बेसिक चीज़ है, सब आपको पता है। दोस्तों, हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उस एवज में आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें क्लास 6 हिस्ट्री से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि हमें इसमें बहुत सारा फैक्ट्स मिलेंगे। बस ये आपका एक बेस बना रहा है, एक आपकी सोचने समझने की क्षमता को डेवलप कर रहा है। क्योंकि अगर आप क्लास 6 को पढ़ेंगे तभी आप 7 को समझेंगे, 8 को समझेंगे, 9 को समझेंगे, 10 को समझेंगे। तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें, जैसे हमने पढ़ा किस तरह मनुष्य ने बसने की प्रक्रिया शुरू की, अगर ये सवाल आपको प्री मेंस या इंटरव्यू में मिलता है, तब हम आप सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसका जवाब क्या लिखें, और इसका जवाब क्लास 6 की आपको NCERT की चैप्टर 2 में ही मिल गया है। कभी ये सवाल आता है किस तरह आदि मानव ने एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत की, जैसा कि इसकी हेडिंग है, तो इसके बारे में भी आप लिखेंगे कि किस तरह उसने पौधे उगाना सीखा, किस तरह उसने पशुओं को पालना सीखा, किस तरह उसने जो प्राकृतिक रूप से उगने वाले जो पौधे थे उनसे अनाज को बटोरना सीखा। ये सब बातें आप इसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। किस तरह उसने उसी अनाज को फिर ज़मीन में बोया और उससे एक नए, उसको बीज बनाकर उससे एक नए पौधे को लिया, किस तरह उसने उसको खाद्य के रूप में उपयोग किया, और जब अच्छी मात्रा में उसके भोजन उपलब्ध होने लगा तो फिर वो उसको उपहार के रूप में, उसको ट्रेड के रूप में, उसको स्टोरेज के रूप में शुरू किया। तो एक नई जीवन शैली यहाँ पे। अब वो आदि मानव सिर्फ एक शिकारी नहीं है कि शिकार के पीछे भाग रहा है और उसको ये टेंशन नहीं है कि अब आज मैंने शिकार नहीं किया तो आज मैं क्या खाऊं, क्योंकि अब वो कृषि कर रहा है, कृषक है, वो पशुपालक है, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाने की सामग्री इकट्ठी हो गई है और उसको मौसम के में आने वाले बदलाव, ठंडी, बारिश, गर्मी से भी कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसने एक घर बना लिया है, एक जगह बसाहट कर ली है, उसके जैसे लोग उसके साथ रहते हैं। उसने अब जब उसके पास पर्याप्त खाना हो गया तो उसको भंडारण करने के लिए उसने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में बड़ा गड्ढा खोद के उसमें गाड़ना शुरू किया। तो ये सब हम एक देख रहे हैं कि आदि मानव एक सभ्य मानव की ओर बढ़ रहा है। फिर जो अगला टॉपिक है इसमें लिखा है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जानवर है, पहली चीज़ तो जानवर अपने बच्चे बहुत तेज़ी से पैदा करते हैं। दूसरा, वो जो जानवर है उससे हमें दूध प्राप्त होता है जो भोजन का अच्छा स्रोत है, और अगर वो जानवर बीमार हो गया, मर गया, तो फिर मांस मिलेगा, जिससे आदि मानव कपड़े बनाता था या फिर अपने रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं उनका निर्माण करता था। तो ये लाइन पूरी तरह फिट बैठती कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। कैसे हैं ये आप बता सकते हैं, और भी आप सोच सकते हैं जानवरों से आपको और क्या मिलता है। जैसे जो ऊन वाले, फर वाले जानवर हैं उनसे हम ऊन मिलता है हमें। अब जो अगली हेडिंग है वो बोली आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो ये आपको उस मैप में ले चल रहा है जो कि हमने पहले देखा था, जिसमें हमने मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग की जो साइट्स देखी थी। अब इसमें जो आरंभिक गांव है ये आप देखेंगे, ये जो डायमंड शेप में है, जैसे इनाम गांव, ये सब आरंभिक गांव हैं। जहाँ अब ये जो आरंभिक गांव बसे हैं, जैसे इनाम गांव की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बसने वाला जो व्यक्ति है वो पशुपालक है, वो कृषक है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज संग्रह वो कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में उसके पास पशुधन है। इसलिए यहाँ पे आपको आरंभिक गांव या आरंभिक बस्तियाँ दिखेंगी। चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। स्थायी जीवन की ओर, तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने कुछ पुरातन स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है। बुर्ज होम आप मैप में देखेंगे तो वो आपको पैलेयोलिथिक एज यानी पुरापाषाण युग का मिलेगा, और वहाँ पे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा गया। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती, जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर जो है
वो नॉर्थ पोल की तरफ है, मतलब उत्तरी जो आपका इक्वेटर है उससे उत्तर में है, इसलिए वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ के लोगों को ठंड से बचने के लिए उन्होंने उस हिसाब से घर बनाए। अगर आप इनाम गांव के घर देखेंगे तो वो कुछ अलग दिखेंगे आपको, कहीं लकड़ी का प्रयोग किया गया, कहीं ईंटों का प्रयोग किया गया, कहीं पत्थरों का प्रयोग किया गया। जहाँ जैसी जलवायु थी, जैसा जैसा क्लाइमेट था, वैसे वहाँ के लोगों ने घर बनाया। जब ज़्यादा वहाँ इन बुर्ज होम की बात कर रहे हैं जो कश्मीर में है, वहाँ पे आग जलाने की जगह भी मिली, क्योंकि उनको ठंड में बचना है, ठंड से उनको अपने आप को संभाल के रखना है। तो अलग अलग मौसम में वो घर के बाहर या घर के अंदर खाना पकाते थे। तो अब कोई आदि मानव स्थायी जीवन की ओर बढ़ा, तो इसमें आप कौन कौन सी स्टेप्स लिखेंगे? तो पहला तो ये लिखेंगे कि उसने कई सारे जानवरों को पालना शुरू किया, पशुपालक बना। जब वो पशुपालक बना, उसके बाद आप लिखेंगे कि उसने जो प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनाज जैसे गेहूँ, जौ, चावल, इनका उसने अनाज का संग्रहण करना शुरू किया। बाद में उसने उस अनाज की प्रकृति को समझा कि कैसे वो उगता है, किस मौसम में उगता है। उसके बाद उसने उसकी खेती लेनी शुरू की। उसके बाद उसने उसकी पर्याप्त जब खेती लेनी शुरू कर ली, तो उसने उस अनाज का भंडारण करने के लिए उसको और खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसने घर झोपड़ियाँ बनाना शुरू किया और एक जगह वो स्थायी होने लगा। तो इस तरह एक आदि मानव घुमंतु जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। ये सारी जो स्थायी जीवन की ओर आप सारी प्रकृति देखेंगे, आपको नवपाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज में मिलेगी, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। और नवपाषाण युग में जो आदि मानव है उसके जो औजार हैं वो काफ़ी पैने हो गए हैं, क्योंकि अब उसको जो अपने रोज़मर्रा के काम है उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है और वो नए नए तरह के काम कर रहा है। अब वो शिकार कम करता है, अब वो उसके जो औजार हैं उसको खेती में ज़्यादा उनका उपयोग कर रहा है, एक कृषि टूल्स के रूप में उपयोग कर रहा है। उसने ओखली और मूसल का प्रयोग किया, जिससे अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए उपयोग किया जाता है। आज भी हमारे आपके जो गांव के घर है उसमें आपको ओखली मूसल देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो बहुत समय पहले से जो वो चट्टानों का प्रयोग करके औजार बना रहा था, उनमें शार्पनेस, उसमें पैनापन दिखाई देने लगा और उससे अलग अलग तरह के औजार का हमें यहाँ पे संग्रह मिलता है नवपाषाण युग में, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसके जो आदि मानव के काम करने की विविधता है वो काफ़ी बदल गई हैं। अब यहाँ पे आप ये जो पात्र रखा हुआ है, इसको हम आज अगर बात करें तो लोटा है एक तरह का, या इसको हम घड़ा भी कह सकते हैं। तो ये सब इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते थे। ये कहीं कहीं आपको पक्के मिट्टी के बर्तन में मिले हैं, कहीं आपको कच्चे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कहीं आपको हल्की सी पेंटिंग में मिली है। तो इन सब जो मिट्टी के बर्तन हैं इसमें वो भंडारण के लिए प्रयोग करता था। इसमें उसके पास जो एक्स्ट्रा अनाज था, जैसे चावल, गेहूँ, दलहन, उनको इसमें रखता था, स्टोर करता था। अब जब व्यक्ति के पास पर्याप्त खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, तब फिर वो बुनकर बना कपड़े भी बुनने लगा, क्योंकि अब उसके पास उसने कपास का भी उत्पादन किया और कपास जैसा कि आप जानते हैं, जिसको हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं, उसका उसने उत्पादन लेना शुरू किया और फिर वो उसने अपने अपने पहनने के लिए कपड़े भी बुनना शुरू किया। अब अगर यहाँ पे हम मेहरगढ़ या मेहरानगढ़ की बात करें, जो कि आपको बोलन पास के निकट मिलता है। ये जो बोलन पास है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, एक दर्रा है जिससे आप पाकिस्तान में अगर हैं तो वहाँ से अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। वहाँ पे मेहरगढ़ नाम का हमें पुरातात्विक स्थल मिला है। इसमें मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पे स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ को ही हम जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो अर्ली फेस है उसकी हम शुरुआत मान सकते हैं। और मेहरगढ़ में के जो घर हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं, जिसमें आप अलग अलग कमरे देख सकते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट बने, जिस तरह आज आपके वर्तमान घर होते हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के भी अवशेष मिले और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे
मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। ये जो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है कि व्यक्ति ने मृत्यु पाई है तो वो जन्म लेगा और वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है, तो ये उस समय के लोग मानते थे कि अब वो जिस दुनिया में गया वहाँ उसको रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए उसको कुछ सामान चाहिए। तो उस समय वो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई उसका जो सामाजिक स्तर था उस हिसाब से उसकी जो कब्र है उसके आसपास आपको सोना चांदी हीरे जवाहरात, खाने के वस्तु भंडारण और भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपको उसकी कब्र में मिलेंगी। और ये इस बात को दर्शाता है कि जो आदि मानव है वो भी पुनर्जन्म पे विश्वास रखता था और ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम आप देखेंगे। जैसे मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्र मिली जिसमें एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये जो पुनर्जन्म की अवधारणा है इस बात को मजबूत करती है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे या फिर जो आदि मानव थे उन वो भी पुनर्जन्म को मानते थे और वे मानते थे कि उस दुनिया में या किसी दूसरी दुनिया में जो व्यक्ति जा रहा है वहाँ पे उसको रहने खाने की दिक्कत नहीं हो, इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार वो उस मृतक के साथ उसके रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ों को भी उसी कब्र में दफन कर देते थे। अब यहाँ पे फ्रांस की गुफा की चित्रकारी का चित्र है। अगर आपको कुछ याद आए तो मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की चट्टानों पर पेंटिंग की गई है। अगर आपको कुछ याद है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। तो ये जो चित्र है लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाया गया है और ऐसा ही टाइम पीरियड मध्य प्रदेश के भी शैल चित्रों का है और इनके रंगों के प्रयोग के लिए लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का उपयोग किया गया है। उसके बाद अगली हेडिंग में चलते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, मतलब एक न्यूलिथिक साइट के बारे में बात है और उसमें बोला एक ये होमवर्क टाइप का है कि एटलस में आप टर्की को ढूंढिए और उसके बाद टर्की में एक चाताल ह्यूक नाम का जगह है जो कि न्यूलिथिक साइट है, उसके बारे में आप पॉइंट आउट करिए। तो अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल करिए, देखिए टर्की कहाँ है, टर्की की राजधानी क्या है, टर्की के ऊपर नीचे कौन से समुद्र हैं, सागर हैं, बिल्कुल देखिए आप इसको। अब दोस्तों बात होती है कि हम चैप्टर सेकंड जो है इससे हम जिसकी हेडिंग है कि आखिर तक से संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इससे हम क्या चीज़ उठा सकते हैं, क्या हमारे काम का है। तो सबसे पहला जो है मैं इसकी समरी आपको बताऊं तो ये तुषार के मन में सवाल आया था कि लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे जो आदि मानव है उसने क्यों यात्रा की, तो पहला इसका रीज़न है उसका मूवमेंट का कि पानी की तलाश में, क्योंकि एक जगह वो रहता था वहाँ पे पानी अगर ख़त्म हुआ तो उसे दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, जो बिना पानी वो जीवन जी नहीं पाएगा। दूसरा उसका रीज़न था भोजन की तलाश में। तीसरा उसका रीज़न था शिकार या जानवरों की तलाश में, क्योंकि जिस जानवर का वो शिकार कर रहा है वो भी किसी और छोटे जानवर अपनी का शिकार करके उसके पीछे निकल गया। जैसे आदि मानव एक हिरण का शिकार कर रहा है और हिरण एक खरगोश का शिकार कर रहा है, या हिरण जैसे शाकाहारी है तो वो घास के मैदानों के लिए उसने एक जंगल से दूसरे जंगल मूवमेंट कर लिया, तो उसके पीछे पीछे आदि मानव भी चला गया। इसमें अगर तीसरे रीज़न की हम बात करें तो अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ फल देते हैं, तो उसको हर मौसम के हिसाब से अपना ठिकाना बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कंदमूल यानी जंगलों की वनोपज पे डिपेंडेंट है तो उसको हर मौसम खाना चाहिए, बिना खाने तो वो जिएगा नहीं। और कुछ पेड़ ठंड के मौसम में फल देते हैं, कुछ गर्मी के मौसम में देते हैं, इस कारण उसका मूवमेंट होता है। तो अगर आपसे कभी सवाल आता है क्यों आदि मानव के पलायन का क्या कारण है, तो आप ये कारण के बारे में बता सकते हैं, ये आपको याद रखना है। उससे बात है कि आदि मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो वो जो आपके हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग स्थलों से खुदाई की है और वहाँ से उन्होंने रेडियोकार्बन डेटिंग के तहत जाना है कि कौन सी जगह कितनी पुरानी है और वहाँ पे जो व्यक्ति है उससे है थे उनके औजार उनके भंडारण के सामान को देखकर समझा है कि उनका जीवन स्थल कैसा था। उनकी हड्डियों, उनकी लकड़ियों के मुट्ठे
जो मिले हैं उनके हिसाब से समझाए कि वो किस तरह जीव को पालन करते थे। उसके बाद ये जो मैप है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको एक चीज़ उठानी है NCERT क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 2 से, तो ये मैप उठाना है आपको। लोकेशन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। मेहरगढ़ इंडिया में नहीं है, बोरछोम इंडिया में है तो कश्मीर में है, भीमबेटका है तो कौन से स्टेट में है, मुंबई, इनाम गांव। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से स्थल जो है पूरा पाषाणिक यानी पैलेलिथिक एज के हैं, कौन नवपाषाणिक एज के हैं, कौन महापाषाणिक एज के। बिल्कुल आपको एक बार इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे इनाम गांव, नाम में ही गांव लगा हो तो ये आरंभिक गांव में आ जाते हैं। ऐसे कुछ करके आप ट्रिक करके आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इस चैप्टर में तो ये मैप है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में कि किसको, जैसे नाम और तिथियाँ। तो ये जो आपको 3 काल दिए हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनका आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि पुरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का वक्त माना जाता है। और इसको भी उन्होंने अलग अलग वक्तों में बांटा है कि आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। अगर मेसोलिथिक या मध्य पाषाण की बात करें तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का जो समय है ये है। और जो नवपाषाणिक युग है इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। तो ये आपको टाइम पीरियड से उठाना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना कि पहले क्या आया था बाद में क्या आया था। तो ये है इस चैप्टर की समरी। तो आपको जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो पहले इसका मैप उठाना है। सबसे पहले तो मैप जो इसमें दिया है वो आपको उठाना है। दूसरा, आपको जो तीनों काल हैं उनका टाइम पीरियड एक बार रिवाइज करना है कि कौन कब कहा जाता है। तो अगर ये आप 2 चीज़ ध्यान देंगे तो मोर देन इनफ है इस चैप्टर के लिए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में जो कि हमारा चैप्टर 3 रहेगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी समझ में आया, कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल है तो बिल्कुल कमेंट में बताइए। कुछ कमी रह गई तो वो भी बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। कुछ अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए। चैनल में नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के लिए आप बेल को प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन ईमेल में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।